आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स के साथ। और कोरोना में केस से जुड़े हुए जो नए मामले हैं उसमें लगातार उछाल जारी है और लगातार दूसरे दिन यानी पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 3,920 मरीजों की जान गई है। दक्षिण भारत समेत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना हालात पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जारी है और आज उनसे केंद्र सरकार को फिर कड़ी फटकार लगाई है। तो कोरोना का पूरा अपडेट ले लेते हैं। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से दीपाली नंदा है, मुंबई से सिल्की सिंह है और साथ ही असीम मनचंदा कोर्ट से जुड़ी सभी अपडेट देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, बताइए ओवरऑल कोरोना को लेकर क्या अपडेट है? राहत तो कुछ दिख नहीं रही है, नए मामले अभी भी 4 लाख के पार ही हैं। क्या है पूरा अपडेट? जी, आपने सही कहा कि कहीं पर भी राहत नहीं दिखाई दे रही है। मामले लगातार दिनों के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार दूसरी बार देश में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। कल हमने देखा था 4 लाख से ज्यादा मामले, और इससे पहले की बात करें तो 30 अप्रैल को 4 लाख का आंकड़ा कोरोना के नए मरीजों ने पार किया था। तो चिंता बढ़ते हुए नंबर्स को लेकर है, क्योंकि ये नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पर्याप्त मात्रा में देश के बड़े राज्यों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर मैं मृतकों की संख्या की बात करूं तो 3,900 से ज्यादा लोगों की जान एक बार फिर पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से गई है। और दक्षिण भारत की बात की जाए, पहले हम देख रहे थे कि उत्तरी भारत के राज्यों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते के अगर हम आंकलन करें तो दक्षिण भारत में कोरोना ने एकदम से अपने पांव पसारे हैं। बेंगलुरु, कर्नाटक, केरल ऐसे राज्य हैं जहां पर पिछले 2 हफ्ते में ही दुगने से ज्यादा कोरोना के मामले, कोरोना के मरीज एक दिन में मिलने लग गए हैं। वहीं दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर स्थिति काफी चिंताजनक है, राजस्थान ने बड़ा फैसला लिया है कि 10 मई से लेकर 26 मई तक पूरे राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू था, लेकिन अब और ज्यादा सख्ती करने के लिए राजस्थान ने ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, यहां पर भी सख्ती को बढ़ाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से जो संक्रमण की चेन है इससे तोड़ा जाए, ताकि जो तीसरी लहर की भयावह स्थिति देश में बन रही है उस पर या फिर उससे थोड़ा सा बचाव किया जा सके। तो हालत तो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है और लॉकडाउन बढ़ाने का पर्पस यही है कि जो चेन है उसको तोड़ा जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बैठक भी हुई कल शाम प्रधानमंत्री की। इस बैठक में कौन कौन शामिल था, क्या कुछ चर्चा हुई और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कल सुबह में ही प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक की थी, जिसके बाद राज्यों के लिए कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए थे। सूत्रों से जानकारी मिली कि कल देर शाम प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। कोरोना का जो मौजूदा हालात है उस पर चर्चा की गई। इसमें उड़ीसा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, रांची जैसे जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा प्रधानमंत्री ने बात की और वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो लगातार राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री एक कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। वो खुद जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत, किल्लत राज्यों में है तो केंद्र सरकार उसे जल्द से जल्द पूरा करे। यही वजह है कि वो जमीनी हालातों का जायजा खुद ले रहे हैं। तो ये हैं तमाम डिटेल्स और कोशिश यही है कि हर राज्य का पूरा अपडेट लिया जाए ताकि स्थिति जो है कोरोना से जुड़ी हुई वो सामने रहे। अब सिल्की के पास चलते हैं। सिल्की, बताइए महाराष्ट्र से क्या इंडिकेशंस है? कोई राहत मिली है नए मामलों में या फिर अभी भी हालात चिंताजनक ही हैं महाराष्ट्र से? जी, हालात चिंताजनक ही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नंबर्स कम आ रहे थे तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद हम प्लेटू स्टेट पे पहुंच रहे हैं और यहाँ से जो आंकड़े हो सकता है कुछ दिनों में और कम होंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली फिर से 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 850 लोगों की मौत की खबर आई है
और इसके अलावा मुंबई की बात कर लें तो 3000 से ज्यादा यहाँ पर भी नए मामले सामने आए हैं और करीब 70 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो यहाँ पर स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और जहाँ अभी कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है, टेस्टिंग हालांकि यहाँ पे कमी नहीं आई है। टेस्टिंग में 2 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई है राज्य में और इसके बाद ये नंबर सामने आए जो काफी चिंताजनक है और आगे चलते हुए ये देखना होगा कि अब किस तरह के और मेजर्स लेने की जरूरत है यहाँ पर ताकि इन केसेस को कंटेन किया जा सके। फिलहाल अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन भी काफी धीमी गति से चल रहा है और हालांकि पूरे देश के मुकाबले महाराष्ट्र का जो वैक्सीनेशन है उसमें काफी अच्छे फिगर्स हैं। कुल मिलाकर 1,72,00,000 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो देश के दूसरे हिस्सों से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से अब इसी पेस को आगे मेंटेन रख पाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार तो बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर रही है महाराष्ट्र में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिल्की, आगे की क्या तैयारियां हैं? खबरें तो ये भी हैं कि कोई टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है स्पेशली बच्चों के लिए, तो आगे के लिए कैसे तैयारी की जा रही है? जी हाँ, तो महाराष्ट्र में जो तीसरे वेव की तैयारी है वो अब शुरू हो चुकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोविड का जो तीसरा वेव है ये अगस्त के एंड या फिर सितंबर की शुरुआत में आ सकता है और उसे लेकर राज्य सरकार इस बार कोई भी स्टोन जो है अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती है। तो यहाँ तैयारियां इस हिसाब से हो रही हैं कि बच्चों के लिए एक पीडियाट्रिक जो डॉक्टर्स का समूह है उनके लिए एक अलग से कोविड टास्क फोर्स सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि तीसरे वेव में ज्यादा वल्नरेबल क्लास जो है वो बच्चों का होगा, तो इनके लिए अलग से यहाँ पर कोविड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अब आत्मनिर्भर बन रहा है महाराष्ट्र। कुल मिलाकर 150 PSA जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं वो बनाने की बात कही जा रही है, जो पेस्ड मैनर में बनेगी, लेकिन 38 प्लांट्स अभी तेजी से डेवलप होने वाली है। रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है, इसके प्रोक्योरमेंट पे भी काम चल रहा है। 3 लाख वायल्स के लिए फॉरेन प्लेयर के साथ बातचीत हुई है, हालांकि यहाँ पर सेंटर से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो बाहर से फॉरेन प्लेयर से भी वैक्सीन प्रोक्योर करने के लिए सक्षम है और जो कीमत है वो पूरी तरह से अदा करने के लिए भी सक्षम है। लेकिन अभी तक जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से फॉरेन प्लेयर्स को एंट्री नहीं मिली है और इस वजह से महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन की समस्या है वो अभी जारी रहने वाली है। कोवैक्सीन की स्थिति खासतौर से काफी बुरी है, क्योंकि कोवैक्सीन के दूसरे डोज लगाने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है और वहां पर अब जो दूसरे डोज लगाने की बारी है वो अब करीब है। उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में जो डोज है वो अवेलेबल नहीं है स्टेट के पास और हो सकता है कि अगर ये डोज नहीं मिले तो ज्यादातर लोगों का राइट। तो ये दिक्कत तो इनफैक्ट देखने को मिली है कि दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन लोगों को नहीं मिल रहा है और जैसे कि सिल्की ने बताया कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात अब आगे आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और ये कहा है केंद्र सरकार से कि उनके अगले आदेश तक केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना उपलब्ध करानी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। असीम हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। असीम, एक चीज तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं वो और तीखे होते जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी जो है मामले की सुनवाई जो है वो की थी और केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि आप 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है दिल्ली को उपलब्ध जो है वो कराए। कल केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि दिल्ली को हमने 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो उपलब्ध जो करा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि आपको रोजाना जो है दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो उपलब्ध जो करानी पड़ेगी। केंद्र सरकार का कहना था कि हमने 595 टन में ऑक्सीजन जो है वो रात को उपलब्ध कराई थी और 100 टन के आसपास जो है करीबन हमने आज
सुबह जो है दिल्ली को उपलब्ध जो है वो कराई है। तो 700 टन जो है ऑलरेडी हम उपलब्ध जो है वो करा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारे अगले आदेश तक आप ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो मिले। हमको आप मजबूर ना करें कि हमको अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो करनी पड़े। आप पहले ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कर चुके हैं, तो हमको आप मजबूर जो है वो ना कीजिए। तो आज कड़े शब्दों में चेतावनी जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी है कि आप अगले आदेश तक 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है आप उपलब्ध जो है कराएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये चेतावनी दी है केंद्र को कि वो 700 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करते रहे। ये असीम ने हमें बताया। शुक्रिया असीम, सिल्की और दीपाली, आप तीनों का ही कोरोना से जुड़ी हुई पूरी अपडेट बताने के लिए। तो इस अपडेट के जरिए एक चीज तो क्लियर है कि हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं, नए मामले अभी भी रिकॉर्ड स्तरों पर है, लेकिन उससे बड़ी चिंता एक और है, और वो ये है कि कोरोना के पैर अब गांव में भी पसार रहे हैं। गांव में संक्रमण रोकने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, कैसी तैयारी है, इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर आवाज अड्डा में। और अब बात करेंगे वैक्सीन की। नेटवर्क 18 की खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और भारत में कोरोना के हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना के सबसे बड़े जानकारों में से एक डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है। फाउची अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर भी हैं। उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 के जक्का जैकब से बातचीत में कहा है कि भारत में वैक्सीनेशन के लिए 2 ले प्रोग्राम बनाने होंगे। You've managed to vaccinate over 200 million people, almost the entire adult population of the United States. And I was just curious if there were any lessons that India can learn in just the manner in which you expedited the vaccination process. You ensured that every arm has taken the jab. Well, there are 2 parts of the vaccination program. And it may be that India right now is not in a position to have both of those going at the same time. One is to have an adequate supply of vaccine coming in at a rapid rate. As you probably know, the United States contracted with multiple companies, particularly the 2 major mRNA companies, as well as J&J. But most of the vaccine in the United States is the Moderna mRNA and the Pfizer BioNTech mRNA. So we contracted for a total of 600 million doses between both of those companies. And each month that went by, there was a very good flow or a cadence of vaccine coming in. That's the first thing. The second thing was when President Biden became president, he immediately instituted a very efficient way of implementing the delivery of vaccines into people's arms. Okay. We did community vaccine centers, federally qualified health centers, pharmacies, mobile units. We got vaccinators, volunteers who are physicians and nurses who came out of retirement to do it. We got our National Guard to help out. So it was a very, very aggressive, in a positive sense, effort to get the vaccine that we have into the arms of people. However, you can't do that unless you have a supply of vaccine. Yes. So it seems that what India has to do is do whatever they can by contractual relationships, by production within India. Because remember, prior to this, India was the largest vaccine producing country in the world. That's correct. So you've got to now take your own resources, make vaccine yourself. I know there's a supply shortage. Yes. But try and get as many supplies as possible to rev up your own capability, and then try and get it from other countries. You know, there are multiple candidates out there. और नेटवर्क 18 भी चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 वैक्सीन मिले, इसीलिए फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं एक खास पहल संजीवनी
अ शॉट ऑफ लाइफ, जिसका मकसद है वैक्सीन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आप भी इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट से कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो आप लॉग इन कर सकते हैं www.moneycontrol.com/संजीवनी पर। और इस बार की कोरोना की लड़ाई में माना यह जा रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य। पर हमारी खास सीरीज टेलीकॉम अपडेट की। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. और लंबे इंतजार के बाद सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल को हरी झंडी दे दी है। कंपनियां ग्रामीण और शहरी 13 लोकेशन पर ट्रायल कर सकेंगी और सरकार ने चाइनीज कंपनियों को 5G ट्रायल से बाहर रखा है। देखिए असीम मनचंदा की यह खास रिपोर्ट। देश में 5G सेवाओं का इंतजार जल्दी ही खत्म हो सकता है। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं के ट्रायल को हरी झंडी दे दी है। टेलीकॉम कंपनियां अपने चुने हुए उपकरण बनाने वाली कंपनियों के साथ ट्रायल कर पाएंगी। ट्रायल 6 महीने के लिए होगा। कंपनियों को ग्रामीण, शहरी और मेट्रो लोकेशन पर ट्रायल करना होगा। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही अपने वेंडर्स के साथ ट्रायल के लिए करार कर चुकी हैं। सरकार ने इस ट्रायल में चाइनीज कंपनियों को भाग लेने की इजाजत नहीं दी है। दूरसंचार विभाग अगले साल स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। ट्रायल के बाद कंपनियां नीलामी में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी और जल्द से जल्द सेवाओं को लॉन्च कर पाएंगी। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम का रिजर्व प्राइस घटाने की मांग की है। सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी के वेंडर्स हैं वो अपना इक्विपमेंट एक रीजनेबल इंटरनेशनल कम्पिटिटिव प्राइसिंग पर ही बेचें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका सीधे सीधे इसकी कॉस्ट हाई होने के कारण जो नेटवर्क की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, जिसका सीधा असर उपभोक्ता के टैरिफ पर होगा। सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते चाइनीज कंपनियों को ट्रायल से बाहर रखा है। साथ ही सरकार चाइनीज कंपनियों को टेलीकॉम नेटवर्क से बाहर रखने के लिए ट्रस्टेड सोर्सेज का डायरेक्टिव भी लेकर आ चुकी है, जो 15 जून से लागू होगा। जानकार मानते हैं कि चुनिंदा कंपनियों से उपकरण लेने से टेलीकॉम कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे सेवाएं महंगी हो सकती हैं। ऐसे में सरकार को टेलीकॉम कंपनियों का ख्याल रखना होगा। We also permitted operators to use their existing frequency bands for these trials. So this will help us and help the environment gauge the environment requirements for 5G and also throw up a lot of applications which may be suited to different areas. We also look forward to DoD adopting a similar proactive stance in the pricing for 5G auctions. दुनिया में 50 से ज्यादा देश 5G सेवाओं की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। भारत में ट्रायल करने में 2 साल की देरी हुई है। अब टेलीकॉम कंपनियां भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत 5G सेवाओं के साथ होगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। और देश विदेश की राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का आज निधन हो गया और पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित वो थे। शेष नारायण सिंह का ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में इलाज चल रहा था और उनके निधन पर देश भर में नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पत्रकारिता जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया है। और शेष नारायण सिंह से CNBC आवाज का पुराना रिश्ता है। देश को प्रभावित करने वाली बड़ी और अहम घटनाओं, साथ ही चुनावी कवरेज हो या फिर आवाज अड्डा जैसे डिबेट शो ही क्यों ना हो, इन सभी में शेष नारायण जी ने हमेशा बेबाकी से अपने विचार रखे हैं। आवाज की तरफ से इस निर्भीक पत्रकार को अनंत श्रद्धांजलि। हमें लगता है कि सबको सरकार बनना पड़ेगा। जो डॉक्टर लोग हैं, एक जिम्मेवारी विपिन हम लोगों की बनती है कि नेताओं की कुकुर झोंझों जो हम कराते हैं टेलीविजन पे या पत्रकारों को बुला के बैठा देते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, हम जैसे लोगों को दिन भर अगर हम डॉक्टरों की राय जनता तक पहुंचाते रहें कि भाई अपने आप को बचाओ, इसमें सबसे क्रूशियल यही है। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।